Hello students, welcome back to second lecture of ACCA Financial Accounting. My name is Dipali and I am an ACCA. So today we are going to start with chapter number 3 of Kaplan. और आज हम start करेंगे business transactions and documentation. Business transactions and documentation. And then if time permits, then we will move on to basic terminology of accounting. ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से द बिजनेस एंड द ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज. क्या है ये दोनों? सेपरेट एंटिटीज है. सो हमें अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करनी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी है. ठीक है, तो अब जो ओनर बिजनेस में, लेट्स से मैं ओनर हूं दीपाली, आज मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया, तो मैंने ये बिजनेस शुरू करने के लिए उसमें $100,000 इन्वेस्ट किए. ठीक है, $100,000 इन्वेस्ट किए. तो ये जो मैं इन्वेस्ट कर रही हूं $100,000, इसको मैं क्या बोलूंगी? कैपिटल. क्या बोलूंगी? कैपिटल. और इवेंचुअली जब मैं इसमें से विड्रॉ करती हूं, गुड्स विड्रॉ करती हूं, कभी कैश विड्रॉ करती हूं, कुछ भी विड्रॉ करती हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगी? ड्रॉइंग्स. क्या बोलूंगी? ड्रॉइंग्स. सो ड्रॉइंग्स क्या होती है? द विड्रॉल विच इज डन बाय द ओनर. एंड कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस. ठीक है, अब चलो लेट्स सपोज एक एबीसी लिमिटेड है, और ये एबीसी लिमिटेड जो है वो डील करती है मेटल्स में. कौन कौन से मेटल्स हो गए? एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, लेड हो गया, ब्रास हो गया. ठीक है, तो ये सारे के सारे मेटल्स में डील करती है, ट्रेड करती है. ओके, ट्रेड, चलो मान लेते हैं ट्रेड भी करती है और मैन्युफैक्चरिंग भी करती है. ठीक है, अब ट्रेड करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? इसको गुड्स खरीदने होंगे अपने सप्लायर्स से. इसको क्या करना पड़ेगा? गुड्स परचेज करने होंगे. किससे परचेज करेगा? सप्लायर्स से परचेज करेगा. और फिर किसको बेचेगा? अपने कस्टमर्स को गुड्स सेल करेगा. ठीक है, गुड्स कस्टमर को सेल करेगा. ओके, तो अब एक बात ध्यान रखिए, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उनमें हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है. ठीक है, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में क्या होगा कि उनका एक परचेज डिपार्टमेंट रहेगा जिसका काम सिर्फ परचेज करना होगा. दूसरा उसका एक मान लो सेल्स डिपार्टमेंट होगा जिसका काम सिर्फ कस्टमर्स के साथ डील करना होगा. ऐसे ही उनका एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, फिर एक वेयरहाउस डिपार्टमेंट होगा, फिर उनका एचआर डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग होगा, उनका पीआरओ डिपार्टमेंट एकदम अलग होगा, उनका एक पेबल्स डिपार्टमेंट होगा, एक रिसीवेबल डिपार्टमेंट होगा. ठीक है, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम को बहुत डेलीगेट कर दिया जाता है इन डिपार्टमेंट्स को. एक ही बंदा सब कुछ नहीं कर सकता, राइट? तो प्रॉपर टीम बनाई जाती है. परचेज डिपार्टमेंट में अलग 10 लोग होंगे, सेल्स डिपार्टमेंट में अलग 10 लोग होंगे. तो वो डिपेंड करेगा ऑन द साइज ऑफ द कॉर्पोरेट, क्या साइज है. ठीक है, छोटा होगा तो शायद दो ही परचेज ऑफिसर्स होंगे, बड़ा होगा तो पता नहीं 100 लोगों की टीम होगी. ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन द कंपनीज साइज. अब परचेज करने के लिए सबसे पहले क्या होगा? जो परचेज ऑफिसर होगा, जो भी परचेज ऑफिसर है, वो क्या करेगा? वो अलग अलग सप्लायर्स को एक रिक्वेस्ट भेजेगा. अलग अलग सप्लायर्स को, सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3, सप्लायर 4, उनको एक ईमेल भेजेगा. जो ईमेल में वो रिक्वेस्ट करेगा कोटेशंस के लिए. इनसे क्या मांगेगा? कोटेशंस मांगेगा. ईमेल में वो ये लिखेगा कि उसको ये गुड्स चाहिए और इतनी इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो उसको प्राइसेस बताओ. तो ये जो अलग अलग सप्लायर्स हैं ये क्या भेजेंगे? इसको कोटेशंस भेजेंगे. क्या भेजेंगे? कोटेशंस भेजेंगे. अब ये सारे कोटेशंस को क्या करेगा? आपस में साथ में रखेगा और देखेगा कि किसकी प्राइस सबसे बेस्ट है. ये परचेज ऑफिसर, जो भी परचेज डिपार्टमेंट का हेड होगा, ये परचेज ऑफिसर सारे कोटेशंस उसके पास लेकर जाएगा, उस हेड के पास,
और उसको पूछेगा कि मैं किससे बाय करूं, कौन से सप्लायर से मैं गुड्स बाय करूं। तो ये जो परचेज डिपार्टमेंट का हेड होगा वो देखेगा, अच्छा ठीक है, इसकी प्राइस जो है इस पर्टिकुलर सप्लायर की जो प्राइस है वो बेस्ट है और जो क्वालिटी उनको चाहिए वो इसके पास अवेलेबल है। तो ये इसको परचेज मैनेजर जो होगा वो परचेज ऑफिसर को बता देगा कि चलो तुम है ना S2 से बाय कर लो, सप्लायर 2 से ले लो, क्योंकि इसकी प्राइस भी सही है और इसकी क्वालिटी भी सही है। ठीक है, तो फिर परचेज ऑफिसर इस सप्लायर 2 को क्या भेजेगा, एक परचेज ऑर्डर भेजेगा। क्या भेजेगा, परचेज ऑर्डर भेजेगा। परचेज ऑर्डर में वो सारी की सारी जो गुड्स उसको चाहिए वो गुड्स स्पेसिफाई करेगा। 1 2 3, मान लो स्टील चाहिए, कितना चाहिए, 1000 मेट्रिक टन चाहिए। ब्रास चाहिए, कितना चाहिए, 2000 मेट्रिक टन चाहिए। एल्यूमिनियम चाहिए, कितना चाहिए, 500 मेट्रिक टन चाहिए। तो वो उसको एक परचेज ऑर्डर भेजेगा। ठीक है, अब ये जो सप्लायर है ये क्या करेगा, ये सप्लायर एक तो इंटरनली एक सेल्स ऑर्डर जनरेट करेगा। ठीक है, सेल्स ऑर्डर जनरेट करेगा और किसको भेजेगा, वो अपने, भाई सप्लायर भी तो बड़ा होगा ना, वो सप्लायर जो है वो अपने वेयरहाउस डिपार्टमेंट को भेजेगा। किसको भेजेगा, अपने वेयरहाउस डिपार्टमेंट को। वो क्या भेजेगा, वो सेल्स ऑर्डर भेजेगा। ठीक है, सेल्स ऑर्डर भी भेजेगा, उसको सेल्स ऑर्डर भेजेगा। ठीक है, और सेल्स ऑर्डर फिर ये जो वेयरहाउस डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, क्योंकि उनको बेचना है ये उनको किसको देना है, ये इस एबीसी लिमिटेड को उनको भेजने हैं गुड्स, राइट। तो ये वेयरहाउस डिपार्टमेंट उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। और साथ में वो क्या जनरेट करेगा, एक गुड्स डिस्पैच नोट जनरेट करेगा। क्या, गुड्स डिस्पैच नोट जनरेट करेगा। जो सप्लायर है वो एक तो सेल्स ऑर्डर, उस सप्लायर की जो सेल्स टीम होगी वो तो सेल्स ऑर्डर जनरेट करेगी और एक इनवॉइस भी जनरेट करेगा। सेल्स ऑर्डर के साथ में वो क्या जनरेट करेगा, इनवॉइस भी जनरेट करेगा। ठीक है, इस गुड्स के साथ में वो गुड्स डिस्पैच नोट, इनवॉइस किसको भेजेगा, इस एबीसी लिमिटेड को भेजेगा। और सेल्स ऑर्डर, ये तीनों चीजें वो किसको भेजेगा, एबीसी लिमिटेड को भेजेगा। ठीक है, क्या क्या भेजेगा वो उसकी गुड्स के साथ में, गुड्स डिस्पैच नोट भेजेगा, इनवॉइस भेजेगा और सेल्स ऑर्डर भेजेगा। एक एक कॉपी तो वो लोग खुद अपने पास रखेंगे और एक एक कॉपी वो किसको भेजेंगे, एबीसी लिमिटेड को भेजेंगे। अब जब ये एबीसी लिमिटेड जब उसने गुड्स रिसीव कर लिए होंगे तो वो क्या करेगा, एक गुड्स रिसीव नोट जनरेट करेगा। क्या, गुड्स रिसीव नोट जनरेट करेगा। जब उसके पास गुड्स आएंगे तब तक उसने वो गुड्स रिसीव नोट जनरेट करके रखा होगा और गुड्स रिसीव नोट और परचेज ऑर्डर इन दोनों के साथ में वो जो गुड्स आए हैं उसको क्या करेगा, मैच करेगा कि अच्छा ठीक है, इन्होंने परचेज ऑर्डर में ये गुड्स मांगे थे, ये है कि नहीं है। ठीक है, ये सब इसके पास हो जाएंगे। फाइन। इसके बाद ये जो जब इनके पास गुड्स रिसीव हो जाएंगे एबीसी लिमिटेड के पास जो गुड्स आए और इनवॉइस आया और साथ में गुड्स डिस्पैच नोट आया, फिर वो क्या करेगा, पेमेंट रिलीज करेगा। किसको, ये जो सप्लायर है इसको, क्या जो सप्लायर 2 था उसको क्या करेगा, पेमेंट रिलीज करेगा। पेमेंट देगा और साथ में क्या देगा, एक रेमिटेंस एडवाइस देगा। क्या देगा, रेमिटेंस एडवाइस। इस रेमिटेंस एडवाइस में क्या होगा, इस रेमिटेंस एडवाइस में ये लिखा हुआ है कि देखो ये तुम्हारा पेमेंट है, इट्स अ नोटिफिकेशन ऑफ अ पेमेंट कि हम तुमको पेमेंट कर रहे हैं। जब ये सप्लायर उस पेमेंट को रिसीव कर लेगा तो वो उसको क्या भेजेगा, उसको रिसीट भेजेगा। क्या भेजेगा, रिसीट। तो रिसीट क्या होती है, रिसीट एक तरीके का नोट होता है कि मैंने पेमेंट रिसीव कर लिया। और रेमिटेंस एडवाइस कब भेज रहा है वो, जब वो उसको पेमेंट कर रहा है उसके साथ में वो उसको रेमिटेंस एडवाइस भेज रहा है कि देखो मैं पेमेंट कर रहा हूं। इट्स अ नोटिफिकेशन दैट आई एम डूइंग द पेमेंट। ओके, और सप्लायर जब वो पेमेंट रिसीव कर लेगा तो वो क्या भेजेगा, तो वो रिसीट भेजेगा कि दैट आई हैव रिसीव्ड द पेमेंट। ठीक है, तो बेसिकली एक साइकिल में, एक परचेज और सेल की साइकिल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो एक कोटेशन था, राइट। कोटेशन के बाद क्या था, परचेज ऑर्डर था। परचेज ऑर्डर के बेसिस पे उसने क्या जनरेट किया, सेल्स ऑर्डर जनरेट किया। उसके बेसिस पे इनवॉइस जनरेट हुआ। और इनवॉइस क्यों जनरेट होता है, इनवॉइस इट्स लाइक, इनवॉइस किसके साथ भेज रहा है, वो गुड्स के साथ भेज रहा है। जो सप्लायर है वो इनवॉइस किसके साथ भेज रहा है, गुड्स के साथ भेज रहा है। तो वो इनवॉइस क्या होता है, इट्स रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट कि देखो मैं तुमको गुड्स भेज रहा हूं, तुम साथ में पेमेंट भेज देना। ठीक है, जब तुम गुड्स रिसीव कर लो उसके बाद तुम क्या भेज देना, पेमेंट भेज देना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनवॉइस हो गया।
इनवॉइस क्या होती है? इट्स रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट। फिर एक होता है गुड्स डिस्पैच नोट, जब गुड्स डिस्पैच हो जाते हैं उनके वेयर हाउस से तो तो उसके साथ में क्या जाता है? गुड्स डिस्पैच नोट जाता है। ऐसे ही जब एबीसी लिमिटेड के वेयर हाउस में गुड्स आ जाएंगे तो वो गुड्स रिसीव नोट जनरेट करेगा, आपस में सारे मैच होंगे, ठीक है। फिर जब वो उसको पेमेंट कर देगा, पेमेंट करने के टाइम पे वो उसको क्या भेजेगा? रेमिटेंस एडवाइस भेजेगा, रेमिटेंस एडवाइस। और जब वो पेमेंट रिसीव कर लेगा तो वो उसको क्या भेजेगा? पेमेंट रिसीट भेज देगा कि देखो मैंने तुम्हारा पेमेंट रिसीव कर लिया, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगे सिर्फ एक साइकिल में, सिर्फ एक परचेज और सेल्स की साइकिल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगे, ठीक है। अब क्या होता है? अब मान लो ये जो एबीसी लिमिटेड ने गुड्स रिसीव करे, इसने क्या क्या रिसीव किया था? इसने स्टील रिसीव किया था 1000 मेट्रिक टन, इसने ब्रास रिसीव किया था 2000 मेट्रिक टन और एल्यूमिनियम रिसीव किया था 500 मेट्रिक टन। अब इस एल्यूमिनियम के जो 500 मेट्रिक टन इसने रिसीव किया, इसमें से 250 मेट्रिक टन जो था वो डिफेक्टेड था। क्या था? वो डिफेक्टिव था या फिर वो नॉट अप टू दैट क्वालिटी था जो उस क्वालिटी पे उनको चाहिए था, नॉट अप टू द स्टैंडर्ड और क्वालिटी, ठीक है, फॉर एनी XYZ रीजन, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये वापस से ये जो 250 मेट्रिक टन जो नॉट अप टू द क्वालिटी और स्टैंडर्ड है या डिफेक्टिव है, वो ये वापस से किसको भेज रहे हैं? ये वापस से सप्लायर 2 को भेज रहे हैं। किस कर रहे हैं? उनको वापस कर रहे हैं। तो जब ये उनको वापस कर रहे हैं गुड्स, तो तब ये लोग क्या जनरेट करेंगे? ये लोग एक डेबिट नोट जनरेट करेंगे, ठीक है। क्या जनरेट करेंगे? डेबिट नोट जनरेट करेंगे। सिमिलरली जब ये लोग डेबिट नोट जनरेट कर रहे हैं तो सप्लायर 2 वो इसके लिए क्या था? इन्होंने परचेज किया, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं वापस से कुछ पोर्शन जो इन्होंने परचेज किया, उसका एक छोटा सा पोर्शन ये लोग क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जो एबीसी लिमिटेड है ये क्या कर रही है? परचेज रिटर्न कर रही है। इसको क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न कर रही है, ठीक है। और क्योंकि सप्लायर 2 ने क्या की थी? सेल्स करी थी इनको, और इनको क्या वापस आ रही है, इसमें से गुड्स कुछ वापस आ रहे हैं, तो इनके लिए सेल्स रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स रिटर्न को और क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स बोलते हैं। क्या? रिटर्न इनवर्ड्स। और परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड्स बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स। भाई इनकी एंटिटी से तो गुड्स बाहर जा रहे हैं और इनकी S2 की एंटिटी में गुड्स वापस आ रहे हैं, राइट। तो ये तो जनरेट करेंगे डेबिट नोट। जो एबीसी लिमिटेड है वो क्या जनरेट करेगी? डेबिट नोट जनरेट करेगी। जबकि ये जो सप्लायर 2 है ये क्या जनरेट करेगा? उसी डेबिट नोट के अगेंस्ट में वो एक क्रेडिट नोट जनरेट करेगा। भाई डेबिट नोट तो ये बोलेगा कि ये गुड्स रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, और क्रेडिट नोट क्या हो रहा है कि ये गुड्स उन लोगों ने उनको रिटर्न हो गए हैं, ठीक है। चलो अब हम एक बार ये पूरा पढ़ लेते हैं प्रोसेस। सो बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। द बिजनेस विल गेट द कोटेशन फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स। सबसे पहले क्या आता है? कोटेशंस आता है। देन उस जो भी क्या बोलते हैं सेलेक्टेड सप्लायर है उसको क्या भेजते हैं? परचेज ऑर्डर भेजते हैं। दिस परचेज ऑर्डर इज सेंड टू द सेलेक्टेड सप्लायर एज अ रिक्वेस्ट फॉर सप्लाई, कि तुम ये गुड्स हमें सप्लाई कर दो। अब जो सप्लायर है, द सप्लायर विल जनरेट अ सेल्स ऑर्डर बेस्ड ऑन द परचेज ऑर्डर एंड विल सेंड इट टू द वेयर हाउस डिपार्टमेंट फॉर प्रोसेसिंग द ऑर्डर, ठीक है। देन उसके बाद गुड्स डिस्पैच नोट एंड इनवॉइस जनरेट होता है, विल बी सेंट बाय द सप्लायर। गुड्स डिस्पैच नोट विल बी चेक्ड अगेंस्ट गुड्स रिसीव्ड नोट एंड परचेज ऑर्डर। इनवॉइस इज अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट। एंटिटी रिसीविंग द गुड्स विल बी जनरेटिंग इट। वो क्या जो एंटिटी गुड्स जो रिसीव कर रही है वो क्या जनरेट करेगी? गुड्स रिसीव्ड नोट जनरेट करेगी और उसको वो मैच करेगी अगेंस्ट द गुड्स डिस्पैच नोट एंड द परचेज नोट, ठीक है। देन रेमिटेंस एडवाइस किसको भेजते हैं? सेंड टू द सप्लायर एज अ नोटिफिकेशन फॉर द पेमेंट। और रिसीट फिर कौन करेगा? इशूड बाय द सेलिंग एंटिटी इंडिकेटिंग दैट द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बाय देम, ओके। Now debit note. Debit note क्या होता है? Issued by the entity who has received the goods and now wants to return few goods out of those received as they were defected or not up to the expected standard. ठीक है? It will contain the details of the goods returned. Credit note. कौन issue करेगा? Issued by the entity who has supplied the goods earlier. It will be checked against the documents regarding goods returned. ठीक है? सो आई होप आपको ये प्रोसेस, ये सिर्फ एक साइकिल में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं
और ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैंडल करती है। जैसे कोटेशन और परचेज ऑर्डर तो कौन हैंडल करेगा? कोटेशन और परचेज ऑर्डर तो जो परचेज कर रही है एंटिटी उसका परचेज डिपार्टमेंट देखेगा, जबकि सेल्स ऑर्डर कौन देखेगा? जो एंटिटी सेल कर रही है उसका सेल्स डिपार्टमेंट देखेगा, राइट। गुड्स डिस्पैच नोट और गुड्स रिसीव्ड नोट दोनों एंटिटीज के वेयरहाउस डिपार्टमेंट्स देखेंगे, ठीक है। और रेमिटेंस एडवाइस ये वाली जो एंटिटी परचेज कर रही है उसका पेबल्स डिपार्टमेंट देखेगा, ठीक है, उसका पेबल्स डिपार्टमेंट, क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है। लेकिन जो एंटिटी सेल कर रही है उसका रिसीवेबल डिपार्टमेंट रिसीट को हैंडल करेगा, ठीक है। तो दो कॉर्पोरेट्स हैं, दोनों में सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करेंगे, ओके। चलो अब हम पढ़ते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जो हमने डॉक्यूमेंटेशन सारी पढ़ी, ये क्या होता है कि डेटा सोर्स होता है। ये क्या होता है? डेटा सोर्सेज होते हैं। डेटा के सोर्सेज हैं ये सारे। इस डेटा के सोर्सेज के बेसिस पे अब हमारी अकाउंटिंग क्या होती है? शुरू होती है। तो सबसे पहले इन डेटा सोर्सेज के बेसिस पे सबसे पहले क्या होती है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ठीक है। फिर होते हैं लेजर अकाउंट्स। फिर इन लेजर अकाउंट्स से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस से क्या बनते हैं? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फिर क्या होता है? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, लेजर अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फिर इनको इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले विल स्टार्ट विद बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या होती है? मतलब पहली एंट्री, किसी भी ट्रांजैक्शन की सबसे पहली एंट्री। कोई भी एक ट्रांजैक्शन हुआ एक बिजनेस एंटिटी में, चाहे वो परचेज बोल दो, चाहे वो सेल्स बोल दो, कोई एक्सपेंस पे किया, कोई इनकम हुई, रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, सबसे पहले वो कहा जाती है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ठीक है। बुक्स, इसलिए इसका नाम है प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी क्या होती है? बहुत टाइप्स की होती है, ठीक है। अब देखो, लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल्स से। अब सेल्स भी क्या होती है? दो तरीके की होती है। एक तो होती है कैश सेल्स, जिसमें इमीडिएटली आप सेल कर रहे हो और आपको कैश मिल रहा है, और दूसरी होती है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में क्या होता है? आप अपने कस्टमर को टाइम पीरियड देते हो, लेट्स सपोज 30 डेज से लेके 90 डेज तक के बीच का पेमेंट करने के लिए। आपने गुड्स तो आज उसको भेज दिए, पर आप उसको 30 डेज से लेके 90 डेज तक के बीच में उसको टाइम दे रहे हो उसका पेमेंट करने के लिए। सो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट सेल्स, ठीक है। ऐसे ही परचेजेस होती हैं। परचेजेस भी क्या होती है? एक तो हो गई कैश परचेजेस, कैश परचेजेस, और दूसरी क्या हो गई? एक तो हो गई कैश परचेजेस और दूसरी हो गई क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। तो क्रेडिट परचेजेस में आपको आपका जो सप्लायर है वो 30 डेज से लेके 90 डेज तक के बीच का टाइम दे रहा है उसका पेमेंट करने के लिए, सप्लायर का पेमेंट करने के लिए। और कैश परचेजेस में तो आप उसको इमीडिएटली, अपने सप्लायर को इमीडिएटली क्या कर देते हैं? पेमेंट कर देते हैं कैश में, ठीक है। तो अब क्या ध्यान रखना है आपको? जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, इसमें सबसे पहले क्या होता है? सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक, देन परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक। सो सेल्स डे बुक में क्या जाएगा? सेल्स डे बुक में सिर्फ आपकी क्रेडिट सेल्स जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स जाएंगी, कैश सेल्स नहीं जाती हैं। सो सेल्स डे बुक जो है वो एक बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है जिसमें सिर्फ क्या जाती है? आपकी क्रेडिट सेल्स जाती है। फिर परचेज डे बुक, परचेज डे बुक में आपकी क्या जाती है? सिर्फ क्रेडिट परचेजेस। फिर एक आपकी होगी कैश बुक। अब इस कैश बुक में आपकी क्या हो सकती है? आपकी इसमें कैश सेल्स जाएंगी, कैश परचेजेस जाएंगी, कोई भी एक्सपेंसेस जो आपने कैश में किया है वो कहां जाएगा? एनी कैश एक्सपेंसेस, वो सब कहां जाएंगे? आपकी कैश बुक में जाएंगे। ऐसे ही आपकी सेल्स रिटर्न डे बुक होगी, सेल्स रिटर्न डे बुक,
इसमें जितने भी आपको रिटर्न्स होते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स होते हैं, वो इसमें आते हैं। फिर परचेज रिटर्न डे बुक होगी, इसमें क्या जाएगा आपका, जितने भी आपके रिटर्न आउटवर्ड्स होते हैं वो कहां जाते हैं, परचेज डे बुक में जाते हैं। ठीक है, चलो अब ये पढ़ते हैं हम। So all transactions are first recorded in the respective day book and then the sum total of days transactions is recorded in the accounting ledger of the entity। ये मैं आपको बताती हूँ ये क्या होता है। ठीक है, this is done in double entry format। Several books of prime entry exist, each recording a different type of transaction। So sales day books में क्या जाती है, सिर्फ credit sales जाती है। Purchase day book में credit purchases, सेल्स रिटर्न डे बुक में रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, सिर्फ क्रेडिट वाली। देखो सेल्स रिटर्न कैश में भी हो सकती है, आपने पहले कैश में सेल्स कर दिया, आपने कैश ले लिया, लेकिन आपको कस्टमर अब वापस करने आया है, तो ये कहां जाएगा, ये तो फिर कैश बुक में ही जाएगा। ठीक है, सेल्स रिटर्न डे बुक में सिर्फ सेल्स रिटर्न वही वाली होंगी जो पहले क्रेडिट पे सेल्स हुई भी है। ओके, ऐसे ही परचेज रिटर्न डे बुक में वही परचेज रिटर्न आएंगी जो पहले परचेज की गई है क्रेडिट पे। ओके, फिर कैश बुक में सारे के सारे बैंक ट्रांजैक्शंस। फिर होती है एक पेटी कैश बुक, ये मैं आपको बताऊंगी पेटी कैश बुक क्या होती है। इसमें सारे छोटे छोटे कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं। और फिर होती है द जर्नल। अब जर्नल में क्या आता है, जर्नल में वो सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं जो ऊपर की जो बुक्स है इनमें नहीं जाते। वो सारे ट्रांजैक्शंस जो ऊपर की इन बुक्स में नहीं जाते वो कहां जाते हैं, वो जाते हैं हमारी जर्नल में। कहां जाते हैं, वो जर्नल में जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये हम पढ़ते हैं सबसे पहले एक सेल्स डे बुक। अब ये इस सेल्स डे बुक में एक दिन की सारी सेल्स हमको दी हुई है। 4 जनवरी 2006 की दी हुई है। अलग अलग इनवॉइसेस, क्योंकि हमारी सेल्स डे बुक है तो हमने क्या जनरेट किए होंगे, हमने इनवॉइसेस जनरेट किए होंगे। ठीक है, तो देखो ये एक ऑर्डर में है ड्यूरिंग द डे। फिर ये कस्टमर, ये जेक कस्टमर का नाम है, बेला कस्टमर का नाम है, फिज, मीलो, मैक्स, ये सारे क्या है, कस्टमर्स के नाम है। फिर लेजर रेफरेंस, कौन से लेजर में ये लोग जाएंगे और कितने की इनको सेल्स करी है, इसको 4500, 3000, 2200, 10,000, 500। और फिर ये टोटल सेल्स है ड्यूरिंग द डे 4 जनवरी की, जो पूरी सेल्स है 20,200 की, ये कहां जाएगी, अब ये जाएगी रिस्पेक्टिव लेजर्स में। ये कहां जाएगी, रिस्पेक्टिव लेजर्स में। ठीक है, कहां जाएगी, एक एंट्री बनेगी और वो एंट्री रिस्पेक्टिव लेजर्स में पास होगी। अब वो एंट्री क्या बनेगी, वो एंट्री जो बनेगी वो डबल बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से होगी। अब डबल बुक कीपिंग सिस्टम हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं, अभी हम सब फर्स्ट चीज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट चीज पढ़ रहे हैं विच इज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। हम उसके पहले एक बार फॉर्मेट्स देख रहे हैं तो क्या होता है। अच्छा, एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, ये जो एंट्रीज पास हो रही है, ये जो जारी है इसके अंदर, ये सारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसे नहीं कि पहले 4 तारीख की हो गई फिर 3 तारीख की होगी, नहीं, पहले 4 की, पहले 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, और फिर डे एंड पे एक क्या होगी, एंट्री पास होगी और वो एंट्री रिस्पेक्टिव लेजर्स में जाएगी। ठीक है, रिस्पेक्टिव लेजर्स में जाएगी। अब मैं वही आपको बाद में बताऊंगी कि वो कैसे जाएगी रिस्पेक्टिव लेजर्स में। ठीक है, अब ऐसे ही ये क्या है, परचेज डे बुक। सो परचेज डे बुक समराइजेस द डेली परचेजेस मेड ऑन क्रेडिट टर्म्स, दैट इज द गुड्स आर परचेज्ड एंड पेमेंट इज मेड एट अ लेटर डेट। कैश परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, अब ये देखो 4 तारीख की सारी परचेजेस है, हैरी, रॉन, हेरमोइनी, नेवेल, डाको। ठीक है, फिर लेजर रेफरेंस, कौन कौन से लेजर में जा रही है वो रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, और टोटल कितनी है 8615। तो ये 8615 द टोटल परचेजेस फॉर द डे ऑफ 8615 विल बी एंटर्ड इनटू द अकाउंटिंग लेजर्स इन डबल एंट्री फॉर्मेट। डबल एंट्री फॉर्मेट हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा सेल्स डे बुक के बारे में और परचेज डे बुक के बारे में। अब नाउ लेट्स रीड अबाउट द कैश बुक। अब कैश बुक में क्या होता है, सारे ट्रांजैक्शंस जो कि कैश में होते हैं वो कहां रिकॉर्ड होते हैं, कैश बुक में। ऑल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कैश एट बैंक एंड फ्यू इन्वॉल्विंग कैश इन हैंड आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब अगर बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है तो वो क्या करेगा, वो कैश बुक को भी 2 अलग बुक्स में डिवाइड कर सकता है।
ठीक है, एक तो होगी उसकी कैश पेमेंट बुक और एक होती है कैश रिसीट्स बुक। अब देखो एक चीज हमें तो यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये कोई बुक जो है ना, जो हम यहाँ पे बुक बुक बोल रहे हैं, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में इस फॉर्म में बुक की बात नहीं हो रही है। जब हम बुक बोल रहे हैं तो कॉर्पोरेट्स में ऐसे बुक्स नहीं होती है, वो उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें प्रॉपर मॉड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉड्यूल्स होते हैं। तो बुक, जो ये बुक टर्म है वो सिस्टम में जाके क्या बन जाता है? मॉड्यूल बन जाता है, ठीक है। और ये जैसे उनको वहां पे मॉड्यूल का नाम होगा सेल्स मॉड्यूल, परचेज मॉड्यूल, पेमेंट मॉड्यूल, रिसीवेबल मॉड्यूल, और हर डिपार्टमेंट को सिर्फ उसके ही मॉड्यूल को यूज करने का एक्सेस मिलता है, ठीक है। तो अगर परचेज डिपार्टमेंट को सिर्फ परचेज मॉड्यूल को वो देख सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट को सिर्फ सेल्स मॉड्यूल का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को पूरे के पूरे सारे मॉड्यूल्स का एक्सेस मिल सकता है, क्योंकि उसको पूरी की पूरी डेटा एंट्री भी करनी पड़ सकती है और उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करने हैं। मैनेजमेंट को पूरे के पूरे मॉड्यूल्स का वो मिल सकता है, एक्सेस मिल सकता है, ठीक है। तो बुक प्रॉपर ऐसा प्रॉपर रजिस्टर के फॉर्म में नहीं होता। ये रजिस्टर वाले जो फॉर्म्स हैं ये बहुत टाइम पहले होते थे। अब क्या होता है? अब सिस्टम पे होता है। सिस्टम कैसे होता है? एसएपी हो गया, ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एएक्स हो गया, ठीक है। आप इनको अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से, अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री है तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपने जो आप सिस्टम को यूज कर रहे हैं, ओके। सो मैनी, अच्छा अब क्या होता है कि जो कैश बुक है, हम कहां पे थे? कैश बुक पे थे। अब अगर बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है तो वो क्या करेगा? अपना उसका एक कैश पेमेंट बुक अलग होगा, मतलब कैश पेमेंट मॉड्यूल उसका एक अलग रहेगा, और उसका एक कैश रिसीट मॉड्यूल अलग रहेगा, ठीक है। और इन मॉड्यूल्स में, कैश मॉड्यूल में डिस्काउंट भी आएगा। क्या आएगा? अ नोट ऑफ कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. It is common for businesses to use a columnar format cash book in order to analyze type of cash payments and receipts. भाई कॉलम के फॉर्म में यहाँ पे सब ट्रांजैक्शन के नाम होंगे, एक तरफ सारी पेमेंट होगी, एक तरफ सारी रिसीट होगी। तो पेमेंट इधर आ जाएगी, रिसीट इधर आ जाएगी। वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है। बट अगर बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है तो वो क्या करेगा? वो अपनी कैश पेमेंट बुक अलग बनवाएगा और कैश रिसीट मॉड्यूल अलग बनवाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पेटी कैश बुक की। पेटी कैश बुक में क्या होता है? देखो ऐसे समझते हैं पेटी कैश बुक को। पेटी कैश बुक में हर डिपार्टमेंट को क्या होता है? हर डिपार्टमेंट को एक छोटा छोटा महीने का कैश अलॉट कर दिया जाता है उनके एक्सपेंसेस के लिए। उनके एक्सपेंसेस के लिए उनको क्या किया जाता है? उनको कैश अलॉट कर दिया जाता है। बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस हर डिपार्टमेंट को, लेट्स से $1000 कैश अलॉट कर दिया, लेट्स सपोज परचेज डिपार्टमेंट को। एचआर डिपार्टमेंट को भी $1000 अलॉट कर दिया। लेट्स से अभी सिर्फ इन दो डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। क्या कर दिया? इनको अलग अलग पेटी कैश दे दिया, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे? ये डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे? इनका महीने में जितना भी खर्चा होता है, लेट्स सपोज इसका खर्चा हुआ $600, उसके जितने भी बिल्स है वो ये इकट्ठा करेगा अपने पास। बिल्स इसको लेने पड़ेंगे क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा हो रहा है ना, तो बिल्स को लेगा, जो भी इनवॉइसेस होंगे उसके इसको इकट्ठा करेगा। सिमिलरली मान लो एचआर डिपार्टमेंट का $750 हुआ, 250 इसके पास अभी भी पड़ा है, $250, और इसके पास कितना पड़ा है? $400 इसके पास पड़ा है, ठीक है। अब ये भी सारी के सारे एचआर डिपार्टमेंट बिल्स को इकट्ठा करेगा अपने पास। फिर मंथ एंड पे, लेट्स से ये इनका जनवरी का था, ये जो इनको $1000 मिले, ये इनको 1 जनवरी को मिले। अब 31 जन को ये सारे के सारे बिल्स, ये और ये दोनों डिपार्टमेंट्स किसको देंगे? ये पेटी कैशियर को पकड़ाएंगे। क्या करेंगे? किसको पकड़ाएंगे? पेटी कैशियर को पकड़ाएंगे। पेटी कैशियर उन बिल्स को चेक करेगा, ठीक है, और उन बिल्स को चेक करने के बाद उसकी वो अकाउंटिंग कर देगा, उसको रिकॉर्ड कर देगा बुक्स में, ठीक है। और फिर इनको क्या कर देगा? इनको टॉप अप कर देगा। क्या कर देगा? टॉप अप कर देगा। इसको टॉप अप कर देगा। कितने से टॉप अप करेगा? देखो इसके पास ऑलरेडी 400 है, ठीक है, और इसको अब और कितने चाहिए? इसने 600 का खर्चा दिया तो इस वाले को $600 और दे देगा। और इसके पास 250 ऑलरेडी है कैश में अभी भी, और इसने 750 का खर्चा किया तो इसको $750 दे देगा। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इम्प्रेसिट सिस्टम। इम्प्रेसिट
सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रेसिव सिस्टम बोलते हैं। चलो, और ये छोटे छोटे खर्चे सारे कहां रिकॉर्ड होंगे, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। सो अब लेट्स रीड अबाउट दिस। A fixed amount is given to each department in a general corporate setting for petty cash expenses. At month end, the department is topped up with the amount spent in the previous month. उन्होंने पिछले महीने में जितना खर्चा किया था उतना उनको वापस दे दिया। Such a system is called impressive system. Any expenditure must be evidenced by an expense receipt, and the petty cashier will watch a petty cash voucher to each expense. ठीक है, will attach a petty cash voucher to each expense. ठीक है, so I hope ये आपको petty cash book clear होगा। ओके, अब पढ़ते हैं जर्नल। तो हमने किस किस के बारे में पढ़ा, हमने सेल्स डे बुक देखा, परचेज डे बुक देखा, देन वी सॉ द कैश बुक एंड कैश बुक के बारे में पढ़ा, और फिर हमने पेटी कैश बुक के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं जर्नल के बारे में। जर्नल क्या होती है, जो एंट्रीज कहीं पर भी पास नहीं होती, जो ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, एंट्रीज वो जहां कहीं पे भी किसी भी बुक्स में नहीं जाती, तो वो कहां जाती है, जर्नल में जाती है। कहां जाती है, जर्नल में जाती है। अब जर्नल में मेजरली ईयर एंड एडजस्टमेंट्स आते हैं, ठीक है, लाइक डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन चार्ज फॉर द ईयर। अब ये आप कौन से चैप्टर में पढ़ोगे, आई थिंक सो ये आप चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 7 में तो डेप्रिसिएशन पढ़ोगे, और अमोर्टाइजेशन आई थिंक आपके चैप्टर नंबर 9 में है, ठीक है। Then irrecoverable debts return off. This will, I think this is part of chapter number 10. This is again part of chapter number 10. This accruals and prepayments, closing inventory तो chapter number 6 का part है, chapter number 6 का part है, and accruals and payments I don't remember the chapter number। तो ये सारे के सारे आपके अलग अलग chapters में cover हो जाएंगे। Acquisitions and disposals of non-current assets, ये आपका पार्ट है चैप्टर नंबर 7 एंड 8। ओपनिंग बैलेंसेस फॉर स्टेटमेंट, ये भी कवर हो जाएगा। करेक्शंस ऑफ एरर, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग चैप्टर्स में ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। और आप इवेंचुअली इनकी एंट्रीज पास करना सीख जाओगे, आप ये भी सीख जाओगे कि इनको लेजर्स में कैसे पोस्ट करना है, ठीक है। चलो, लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। Mr. Kipler Ring runs a business providing equipment for bakeries. He always makes a note of sales and purchases on credit and associated returns. वो नोट बना लेता है और वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है इक्विपमेंट फॉर बेकरीज। But he is not sure how the transactions should be recorded for the purposes of his accounts. Write up the following credit transactions arising in the first 2 weeks of August 2006 into the relevant day books. अभी पूछा है कौन सा इवेंट कौन सी डे बुक में जाना चाहिए। Mrs. Bakewell purchases, इसका तो नाम क्या है, मिस्टर किपलर है, ठीक है। Mrs. Bakewell purchases cake tins at a cost of $500, ठीक है। ये मिसेस बेकवेल ने इससे परचेज किया है, तो परचेज किया है तो इसका मतलब इसने क्या किया है, सेल किया है। मिसेस बेकवेल ने परचेज किया तो मिस्टर किपलर ने क्या किया है, सेल किया है। तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा सेल्स डे बुक में। ये मत सोचना कि अच्छा परचेज किया तो परचेज डे बुक में डाल दूं, नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। मिस्टर किपलर परचेजेस इक्विपमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ $2000 फ्रॉम होलसेलर एट 10 पॉट, ठीक है। परचेज किया है ना, मिस्टर किपलर ने परचेज किया है, तो ये जाएगा परचेज डे बुक में। Mr. Kipler returned goods costing $150 to another supplier, iCook, उसको वापस करता है। तो इसका मतलब इसने पहले परचेज किया था, तो अब ये उसको रिटर्न कर रहा है, तो ये कहां जाएगा, परचेज रिटर्न डे बुक। जैक फ्लैप बाइज इक्विपमेंट विद द कॉस्ट ऑफ $200, ये बाय कर रहा है, मिस्टर किपलर से बाय कर रहा है, तो मिस्टर किपलर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो कहां जाएगा, सेल्स डे बुक। Mrs. Bakewell returns $100 of the goods supplied to her. तो मिसेस बेकवेल क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है। तो मिस्टर किपलर ने पहले उनको सेल किया था, अब उनके पास गुड्स वापस आ रहे हैं $100 के आउट ऑफ $500, तो इसका मतलब उनके लिए क्या है, ये सेल्स रिटर्न डे बुक। विक्टोरिया सैंड बाइज अ न्यू ओवन फॉर $4000, वो बाय कर रही है, तो मतलब मिस्टर किपलर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये आएगा सेल्स डे बुक में। मिस्टर किपलर लिंग परचेजेस बेकिंग ट्रेस फॉर $500 फ्रॉम रेगुलर सप्लायर टिन लिमिटेड।
तो अगेन ये कहां जाएगा, परचेज डे बुक। मिस्टर किपलर परचेजेस ovens costing $10,000 from Hot Stuff Limited, again purchase day book। Mr. Kipler returns equipment costing, return कर रहे हैं तो purchase return day book। पेवल ओवा परचेजेस गुड्स कॉस्टिंग, वो परचेज कर रही है, मतलब मिस्टर किपलर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो सेल्स डे बुक। मिसेस बेकवेल बाई सम अवन प्रूफ डिशेस कॉस्टिंग $600, तो ये कहां जाएगा, मिसेस बेकवेल बाइज, बाई कर रहे हैं तो मिस्टर किपलर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये कहां जाएगा, सेल्स डे बुक में। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा कौन सा कहां जाएगा। ठीक है, सो आई एम वाइंडिंग अप दिस क्लास नाउ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। मीनवाइल आप प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा, कौन कौन सी डे बुक्स होती हैं, कौन कौन सी डे बुक्स में क्या क्या जाता है। ठीक है, सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड।